घोड़े में बैठ के बारात लेके वहां पर गए थे। जी जी। तो वो 18 साल थे, समझदार थे। जी। ये कहना कि बाल विवाह हुआ था, ये सब सरासर गलत है। और अगर ऐसा था, वो 18 साल थे, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक गुनाह और किया है कि एक माइनर लड़की से शादी की थी। जी जी, यानी ये होना मजबूरी चाहिए तौर था। पर जो जाती मामलात हैं उसको सियासत में नहीं लाना चाहिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और पब्लिक में उस पर छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर हर इंसान की अपनी निजी जिंदगी भी है, जो निजी मामला है यकीनी तौर पर उसको निजी ही रहने देना चाहिए। यह गुफ्तगू हम यहां पर खत्म करेंगे। मुफ्ती जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। इस बार लोकसभा चुनाव में इधर कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी के अलावा जो नाम चर्चा में है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। बीते दिनों एक इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका को बेटी के समान बताया था। जवाब में प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उनके पिता का नाम राजीव गांधी है। जी, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। और जिस इंटरव्यू में मोदी ने ये बात कही थी, नेशनल ब्रॉडकास्टर ने उस इंटरव्यू से प्रियंका के बारे में मोदी की इस बात को हटाकर पेश किया। और जब ये बात सामने आई तो प्रियंका ने ये प्रतिक्रिया दी कि उनके पिता का नाम राजीव गांधी है। उदार, सहज और सहिष्णु कही जाने वाली प्रियंका की ऐसी प्रतिक्रिया के मायने क्या है? क्या सियासत से सहनशीलता नदारद होती जा रही है? आज चर्चा इसी पर होगी और इसके लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। हमारे साथ कुछ ही देर में अदिति जी जुड़ेंगी, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की। लेकिन हमारे साथ अभी पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप की जुड़ चुकी हैं। हमारे कंटेंट रिसर्च और प्लानिंग के एडिटर विभाकर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज के एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब, अर्थशास्त्री हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए ये आपको बता दें पहले कि आज हम क्रमशः सेगमेंट्स में बढ़ने कैसे वाले हैं। पहले तो हम चर्चा ये करेंगे कि प्रियंका की ऐसी प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं, जबकि मोदी साहब कहते हैं कि वो हमारी पॉलिटिकल राइवल नहीं है और हमारी बेटी के समान है। तो प्रियंका ने जवाब ये दिया कि मेरे पिता का नाम राजीव गांधी है। लेकिन आरोप दर आरोप लग रहे हैं और किस तरह की भाषा में लग रहे हैं और वो व्यक्तिगत भी हैं। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि सियासी विरोधियों से मतांतर और व्यक्तिगत रिश्तों का इतिहास रहा क्या है। तीसरे सेगमेंट में चर्चा ये कि क्या इस चुनाव में कड़वाहट की सारी हदें पार हो गई हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि कट्टर कहे जाने वाले मोदी असल में विरोधियों के मुकाबले क्या ज्यादा सहिष्णु हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो प्रियंका को राजनीतिक विरोधी नहीं मानते, बेटी की तरह उन्हें देखते हैं। प्रियंका का दो टूक जवाब आया कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं। क्या इस तरह की प्रतिक्रिया जरूरी है या फिर मोदी जैसे सियासी विरोधी को ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए? सियासी माहौल में हमले जारी हैं। प्रियंका ने तो मोदी पर हमला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और यहाँ तक कह दिया कि देश को दरियादिल इंसान चाहिए। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। मोदी पर प्रियंका भले ही प्रहार करती आ रही हैं, लेकिन मोदी ने कभी प्रियंका पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी प्रतिद्वंदिता सोनिया और राहुल गांधी से है, प्रियंका से नहीं। मोदी का दूरदर्शन को दिया गया इंटरव्यू कुछ यही कहानी बयां करता है। मोदी ने उस इंटरव्यू में प्रियंका के बारे में कहा कि प्रियंका से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वो उनकी बेटी की तरह हैं। हालांकि इंटरव्यू के उस हिस्से को काट कर प्रसारित किया गया, लेकिन मोदी का यह संबोधन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी ने दरियादिली दिखाई है। वो ये भी कहते हैं कि प्रियंका बेटी हैं और हिंदुस्तानी परंपरा में बेटी पर हमले नहीं किए जाते, लेकिन अब उनका दरियादिली दिखाना और बेटी की तरह बताना भी प्रियंका को मंजूर नहीं है। प्रियंका ने साफ लफ्जों में कहा है
कि वो सिर्फ राजीव गांधी की बेटी हैं। मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे भी नहीं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। प्रियंका क्या, कांग्रेस को भी ये कतई पसंद नहीं है। पार्टी के सीनियर नेता पी चिदम्बरम तो कहते हैं कि मोदी प्रियंका को बेटी कहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रियंका इसे स्वीकार नहीं कर सकती हैं। I'm happy that Shri Narendra Modi considers Ms. Priyanka as his daughter. I'm not sure whether Ms. Priyanka would be happy to consider Shri Narendra Modi as a father figure. I'm not sure about that. ये आज के नेता हैं जो देश की नई तरक्की का इतिहास लिखने के लिए आतुर हैं। तभी तो इनकी सोच बदल गई है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। सियासत में मुखालफत अपनी जगह होती थी तो व्यक्तिगत रिश्तों की भी अपनी अहमियत होती थी। सियासत के मंच पर भले ही वो विरोधियों की तरह मिलते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो भी गले मिलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। लेकिन अब के नेता रिश्तों से दूरी बनाने लगे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या ये बात सही है और इसमें कितना दम है कि पुराने नेता गले मिलते थे, गले शिकवे दूर करते थे और अब के नेता दूरी बना रहे हैं, या चुनावी मौसम उसकी एक वजह है? उस पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत प्रियंका से हुई है, प्रियंका के जवाब से हुई है, प्रियंका को बेटी कहने से हुई है। तो वो शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी परंपरा में अगर बेटी की उम्र की कोई लड़की हो तो उसे बेटी कहना हिंदुस्तानी परंपरा है। पर वही हिंदुस्तानी परंपरा, फैसल आपसे शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी परंपरा तो ये कहती है कि बेटी जैसी उम्र की अगर बेटी है तो दामाद को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। फिर ये माँ बेटे की सरकार और जीजा जी, ये सब क्या हो रहा है? तो ऐसे समय में ऐसी टिप्पणी को किस तरह लिया जाना चाहिए? आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये कहकर कि दामाद के बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर बेटी को बेटी की तरह माना जाता है तो हमारी परंपरा में दामाद को भी जमाई राजा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जिस तरह की बातचीत हो रही है और खास करके मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी के समान है, तो इनसे यही अपेक्षा थी, यही उम्मीद थी कि वो फिर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जिस तरह की बात कर रहे थे वो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी बातों में और अपने उनके जो दावे हैं, एक तरफ बेटी कहना और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा पे उंगली उठाना, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है और ये दिखा रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट। और शायद इस बात को वक्त रहते प्रियंका गांधी ने समझ लिया कि इसमें भी एक मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये कह करके, ये बता करके कि वो मेरी बेटी समान है, कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज करने की या एक वो जो अपनी एक लिबरल छवि है उसको बनाने की कोशिश है। वो भाप गई, बहुत तेज है। आप देखिए कि जिस तरह से जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, वो बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाली ही थी, लौट करके वापस आई। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत फर्म तरीके से उन्होंने कहा कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। यानी ये कि हम लोग दो घोर विरोधी लोग हैं और आपसे और आपके विचारों से, आपकी शख्सियत से, आपकी पूरी सोच और पर्सनैलिटी से हमारे खानदान का, हमारे लोगों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूरी बनाने बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट दूरी उन्होंने की। और पहले इस तरह की बातें, जैसे एक बार जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो बुढ़िया हो गई है, उन्होंने कहा कि देखिए क्या सोनिया जी और मैं क्या बूढ़ी दिखाई देते हैं। जब ये सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मसला उछला था तो उन्होंने ये भी कहा था कि क्या आपको लगता है कि मेरी रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है, और ऐसा कह के वो लाजवाब कर देती थी। लेकिन इस बार उनको दो टूक जवाब देना पड़ा कि मेरे पिता का नाम राजीव गांधी है। क्या ये ठीक था? थोड़ा शब्दों की तलखी बढ़ गई है, ये तो हमें दिख रहा है। और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी कॉन्टेक्स्ट है चुनाव का, जो कि अब लास्ट 2 फेजेस बहुत डिसाइसिव जो होने वाले हैं, जिसमें कि शब्दों का बहुत तीखा आदान प्रदान भी हम देख रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड में वो देखना होगा। तो अब इस वक्त अच्छा, प्रियंका और मोदी का जो आमना सामना जिस तरह से एक दूसरे के राइवल की तरह हो गया है, उसमें अब प्रियंका से उम्मीद करना कि वो नरम रवैया अख्तियार करेंगी, थोड़ा खासतौर से जो अटैक वाड्रा पर शुरू हुआ। चलिए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मोदी के इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसे दूरदर्शन ने सेंसर कर दिया था, दिखाया नहीं था। इसे नरेंद्र मोदी के दफ्तर से रिलीज किया गया। देखिए, प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ, इन आरोपों को, या प्रियंका गांधी? मैं दोनों चीजें जी। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी। और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए? पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराज नहीं हो सकती।
और ऐसे में ये तुलना शायद उस इंटरव्यू का ये वो हिस्सा है जहां ये बता रहे हैं वो कि अगर वो बेटी हैं और बहन हैं तो वो उस रिश्ते के तहत काम तो कर, लेकिन इसमें फिर वो पति वाले रिश्ते का जिक्र क्यों नहीं है? वाड्रा साहब को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है इसमें? वाड्रा साहब का मैं समझा नहीं कि वो देखिए, इसमें वो जब वो बता रहे हैं कि वो तो अपनी अगर बेटी हैं तो अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, राहुल के लिए वो काम करेंगी क्योंकि वो बहन है, तो क्या उनको एक और रिश्ता नजर नहीं आया? उसका जिक्र नहीं किया? ये जब बात ये हो रही है कि अब आर पार की लड़ाई है और उन्होंने एक अपना कद बड़ा करने की जो आप कोशिश या उदारपन की जो बात होती है, दिखाने की कोशिश है, सिर्फ वहीं तक नहीं है ये। दरअसल आप उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे दिखने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने यहां पे बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल चली है कि मैं आपको अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता नहीं हूं, आप अभी बच्चे हो, बेटी हो, तो मैं आपको बेटी की तरह से देखता हूं। आप अपने माताजी के और अपने भाई के संदर्भ में आप जो कुछ भी बोलते हो वो आपका हक बनता है, मैं आप पर कुछ नहीं करूंगा, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये दो हैं, मैं इन पे करूंगा। उनके हिसाब से उन्होंने ये चीज चली है और अपने हिसाब से दोनों ने अपनी चली है और उसको ये उदारता अपनी जगह पे जरूर स्पिन दिया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे की जिस आप कहते हैं कि वो रणनीतिकार है, सोच समझ के ही कुछ बोलते हैं, दोनों को ही बोल रहे हैं, दोनों तरफ से एक राजनीतिक भी सोच समझते हैं कि आप कुछ नहीं हो। जी अदिति जी, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। आम आदमी की प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, उन्हें बहुत ही नागवार गुजरता है कि जब सियासी मंच पे तो एक दूसरे के लिए आग उगलते हैं नेता और उसके बाद जब आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, चाय पीते हैं, गले मिलते हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में ये रिस्क कौन लेगा? और इसीलिए कि ज्यादा तल्खी नजर आ रही है क्योंकि चुनावी मौसम में कोई दरिया दिल दिखना भी चाहता नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हमने देखा अभी उसमें मोदी जी ने क्या गलत कहा? एकदम ठीक तो कहा उन्होंने। प्रियंका आखिर एक बहुत बड़ी एक राजनीतिक प्रोजेक्ट तो नहीं ले रही हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं अपने भाई और मैं अपनी माँ के लिए काम करूंगी। तो उसी लेवल पे मोदी कह रहे हैं कि ठीक है अपनी माँ और भाई के लिए काम कर रही हैं, तो ठीक है, फिर तो राजनीति में है ही नहीं वो। मतलब आपके हिसाब से ना मोदी पर सवाल उठता है ना प्रियंका पर? नहीं, कहाँ उठता है कुछ नहीं। लेकिन एक बात जो आपने अलका जी कही वो उसमें बड़े गंभीर मायने हैं। जो ये कहा जा रहा है अरविंद साहब की पहले आपके वैचारिक मतभेद होते थे लेकिन आप व्यक्तिगत हमलों से परहेज करते थे और अब अगर दो टूक दिया जा रहा है विरोधी को जवाब, लेकिन दूरी भी बनाई जा रही है और कहीं फिर जाति रिश्तों की भी कोई जगह नहीं है, तो क्या ये बेहतर सिनेरियो नहीं है कि जो आप पब्लिक लाइफ में दिखा रहे हैं असल में उसी को बरत भी रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी जो नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल हिंदुस्तानी कल्चर का जो एस्पेक्ट है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये उनका एक राजनीतिक इंटरवेंशन भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, उस पॉलिटिकल फैमिली की बेटी हैं और जैसा अदिति जी कह रही है बिल्कुल सच है। वो उन्होंने खुद ही कह रखा है कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं 2 कंस्टिट्यूएंसीज में कैंपेन करने आई हूं। अगर वो यही बात कह रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई एतराज की बात है। लेकिन मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा गंभीर इशू यह है कि अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को सेंसर किया गया तो अभी तक हम ये मानते थे कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, रिटोरिक हो रहा है और तीखे आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो शायद हीट ऑफ द मूवमेंट में निकल जा रहा है। लेकिन ये कहीं दिखाता है कि ये शायद सोची समझी राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब ये मोमेंट्री आउटबर्स्ट नहीं रह गया। इसको एडिट करने का मतलब है कि शायद लेकिन वो एक दूसरी बहस का एक मुद्दा हो सकता है जरूर कि दूरदर्शन ने ऐसा क्यों किया, दूरदर्शन किसके कहने पे ऐसा चल रहा है, इस कहने के पीछे पर्पस क्या था। कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका। और आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर एक इंसिडेंट से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि चुनावी तल्खी लगातार बढ़ रही है, व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं। एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता है कि जो चुनाव का जो प्रोसेस है इस बार बहुत लंबा, 9 फेजेज में लोगों की भावनाओं को एक लिमिट पर ले जाकर रखना और उसको एक लिमिट तक भड़काना ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व रहें, लोग उसमें रस लेते रहें, क्या इसीलिए ये तल्खी भाषणों में ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, हो सकता है कि ये लंबा इलेक्शन कैंपेन हो गया उस वजह से हो, लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि ये फेजेज में इलेक्शन बेसिकली जान मदद करने के लिए कि तरह पे कैंपेन में मर्डर हो जाते थे, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड होती है कि पैरामिलिट्री फोर्स लाई जाए। अब पैरामिलिट्री फोर्स
लिमिटेड है, कहीं बॉर्डर से लेके आनी है, किसी डिफिकल्ट एरिया से लानी है, तो जितनी फोर्स हमें मिलती है उसको हम फेजेस में रिपीट कर करके उसी को यूज करते हैं। इसके अलावा फेजेस का कोई और रीजन ही नहीं है। अब आपने ये देखना है कि एक तरफ जान बचानी है लोगों की, दूसरी तरफ बाकी के सारे इश्यूज हैं, इसको बैलेंस करके देखिए। लेकिन बद्री साहब, आइए उस बेटी वाले मसले पर फिर से लौटें, जहां किस कदर नागवार गुजरा है प्रियंका को भी शायद ये दिखाता है, जिसका जिक्र फैसल कर रहे थे कि वो कार में ऑलमोस्ट बैठ गई थी, फिर बाहर निकली और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम राजीव गांधी है। जब ये नारे लगते हैं अमेठी का डंका बेटी प्रियंका, उन्हें गवारा होता है, लेकिन किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट की तरफ से बेटी संबोधन उन्हें गवारा नहीं होता। देखिए, इसमें दो बात है दिनेश जी। एक तो प्रियंका ने जो मोदी जी की स्ट्रेटजी है कि इस बहाने वो प्रियंका को न्यूट्रलाइज कर दें, प्रियंका को एक पॉलिटिकल उनके जो टैलेंट है उसको बेटी बहू या बना करके छोड़ दें। हालांकि प्रियंका खुद अभी अपने बेटी के रोल को ही मानती रही हैं, लेकिन वो बेटी के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर हैं और लगातार इंटरवीन करती रही हैं पिछले चुनावों से, और उनमें एक बहुत बड़ी प्रतिभा है जिसको मोदी भांप रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रियंका ने कहा उसके अर्थ समझने की कोशिश की जानी चाहिए, और वो ये है कि उन्होंने साफ कहा कि गांधी नेहरू परिवार की एक वैचारिक परंपरा है। पहले भी कह चुके हैं वरुण वाले विवाद में कि ये कोई परिवार की चाय पार्टी नहीं है, ये हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, और इस पोजीशन के तहत हम अपने संबंधों को डिफाइन करते हैं। अगर इसका कोई विरोध में जाएगा तो हम अपने बेटे को भी नकार देंगे। अगर ऐसे में वो मोदी को नकारती है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक हैं जिन पर वो जो वहां के दंगे का बैगेज और वो आज तक शामिल है उनके साथ, और उनके लगातार जो बयान आते हैं वो हमारे जो गंगा जमुनी संस्कृति की वो बात कहे हैं पिछले बनारस में, उसके खिलाफ जाते रहे हैं। और नेहरू गांधी परिवार गंगा जमुनी संस्कृति की राजनीति करती रही, कि वैचारिक राजनीति करती रही, राजनीति वैचारिक राजनीति। तो प्रियंका का ये जो पोजीशन है दिनेश जी, ये पॉलिटिकल पोजीशन है, और वो एक रिवर्टिंग बैक सवर्ट करना है। तो एक तरह से दोनों ने एक पॉलिटिकल पोजीशन लिए। यहाँ ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एक पॉलिटिकल पोजीशन, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जो विरोध है वो प्रियंका से नहीं है, क्योंकि प्रियंका तो पारिवारिक चीजें कर रही है, माँ के लिए कहना, भाई के लिए कहना, सब बहनों को, सब बेटियों को यही करना चाहिए। और प्रियंका ने भी एक पॉलिटिकल पोस्टिंग की है, ये बात कह के। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रियंका को बिटिया कहे जाने और प्रियंका के ऐतराज पर आम लोग क्या कहते हैं? भाई, पीछे का तो मुझे भाव, किसका क्या भाव है और क्या उसका अंदाजा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश की परंपरा है कि अगर कोई मुझसे मेरी औलाद के बराबर है तो उसको बेटा बेटी कह देते हैं। इसके पीछे क्या भाव है वो मुझे पूरी बात नहीं मालूम है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं कह सकता। लेकिन इसको अगर किसी अच्छे भाव में जो परंपरा चली आ रही है उस तरह का है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं। मैं नहीं समझता कि जायज है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है इस देश की, उसमें हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं किसी को ही बिटिया कहते हैं, बिटिया की तरह मानते हैं। भावना है ये तो सारी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐतराज की बात है नहीं बिटिया कहने से। अपनी पत्नी का सगा नहीं बन सका, उसे क्या पता बिटिया क्या होती है और बिटिया के लिए क्या दर्द होता है। प्रियंका ही बेटी नहीं है, उस उम्र की जो भी लड़की होगी वो बेटी के बराबर होगी। लेकिन अगर कोई हेरा फेरी करे, देश के साथ जमीनों में घपलेबाजी करे, तो वो बेटी के साथ तो वही व्यवहार होना चाहिए जो कानून कहता है। पहले उसका सवाल था फैजल साहब, अब ये थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट भी है। अब ये जारी किया गया है इधर मोदी साहब की तरफ से कि असल में उस इंटरव्यू में ये बातें हुई थी। जो पब्लिक में आई बात वो ये कि दूरदर्शन के पास जो इंटरव्यू था, असल में ये कहा गया था, उसमें ये कहा था कि वो मेरी पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, बल्कि वो मेरी बेटी की जैसी है, ये कहा गया है। और फिर उसके बाद प्रियंका का वो जवाब है जो हमने कार में बैठते हुए सुना, तब तो इसमें बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कहा यह गया है कि अगर वो सोनिया जी की बेटी है इसलिए प्रचार कर रही हैं, राहुल की बहन है इसलिए प्रचार कर रही हैं, तो मेरी पॉलिटिकल ओपोनेंट में उनको नहीं गिनता, तब मसला दूसरा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो क्लिप हम लोगों ने देखी है और जो रिलीज की गई है नरेंद्र मोदी के ऑफिस से, उसमें बिल्कुल दूसरी बात है, और जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं या जिसके ऊपर टीवी चैनल्स पे चर्चा हो रही है बिल्कुल अलग है। यहाँ उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि एक बेटी का और एक बहन का क्या कर्तव्य होता है। जाहिर सी बात है, माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां जाके काम करेगी, भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां जाके काम करेगी। लेकिन यहाँ भी एक बात समझ ली कि इन सारे बयानों में भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत सटल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो अपनी बेटी और बहन का रोल अपना रही है। जिस बात को प्रोफेसर बद्री कह रहे थे वो उन्होंने सटल तरीके से कहने कोशिश की है, लेकिन जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बात शायद आई नहीं है। यहां पे प्रियंका गांधी का
के बात को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, इसलिए कि उनको जो रिपोर्टर्स ने कहा वो सीधा ये कहा कि आपको मोदी जी ने अपनी बेटी कही है, उस पर वो रिटॉर्ट की है। तो जाहिर सी बात है उनको भी पूरा ना भी टेप देखा है ना ये किया, उस पर रिटॉर्ट किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत फर्म तरीके से मैसेज दे दिया है कि हम लोगों के आइडियोलॉजिकल दो पोल हैं। मतलब आपने जो बात कही असल में आप उसको खुद उसमें थोड़ा सा विरोधाभास भी देख रहे हैं। अगर प्रियंका को ये पता ही नहीं है कि असल में उन्होंने ये क्या कहा था, हाँ, जिसमें वो सटल और डिस्क्रीट बात में ये तय किया जा रहा है कि आप असल में वो पॉलिटिकल फिगर हैं ही नहीं जो मुझसे लोहा है। अगर हाइपोथेटिकली ये मान लीजिए कि मोदी जी ने यही कहा था कि मेरी बेटी के समान है, तो भी उन्होंने प्रियंका ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई संभावना नहीं, आपका लिबरल फेस से गांधी परिवार को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग डिसोसिएट करते हैं। लेकिन पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा कि जो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की, तो बीजेपी ने बाकायदा चिदम्बरम पर भी कमेंट किया, क्योंकि चिदम्बरम ने कहा था कि वो बेटी मानते हैं, चलिए खुशी की बात है, लेकिन प्रियंका उन्हें पिता समान मानती होंगी, फादर फिगर मानती होंगी, ये मालूम नहीं। लेकिन बीजेपी ने ये भी कहा कि ये तो हमारी परंपरा है, तो बीजेपी ने उसी को आगे बढ़ाया जो हम सोच रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। अलका जी, अभी ये सोचने की बात है कि आखिर बीजेपी को ये टेप रिलीज करने की जरूरत इस वक्त क्यों हुई। सबसे ज्यादा अहम मुद्दा तो इस वक्त वो है कि मोदी जी को ऐसा क्या क्लैरिफाई करने की जरूरत महसूस हुई जिसकी वजह से एडिटेड पोर्शन उन्होंने रिलीज कराया। क्या वो प्रियंका का राजनीतिक एक वर्चस्व देख के डर रहे हैं और उसको नकारने की एक कोशिश है कि नहीं नहीं वो तो एक फैमिली मैटर है, उसको हमसे क्या लेना देना, या वो उसके जो पॉलिटिकल बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक्चुअली में बहस आज उस पर करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पोर्शन हमने देखा उसमें मोदी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि वो मेरी बेटी के समान है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो बेटी है सोनिया गांधी की, बहन है राहुल गांधी की, एज अ बेटी एज अ बहन वो जो कर रही है। लेकिन विचारधाराओं का विरोध क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आइडियोलॉजीज का यहां पे बेटी और नहीं मेरे पिताजी का नाम वो है। खैर, विचारधाराओं का विरोध एक फैसल साहब, अगर सियासत की बुनियाद विचारधाराओं का विरोध ही रहा है तो क्या अब विरोध भी दुश्मनी में तब्दील होता जा रहा है? आजादी के बाद देश के सियासी इतिहास के आईने में ये बात कैसी दिखाई दी है, वो देखें और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई सियासत में सामान्य बात है। व्यक्तिगत संबंधों में सौहार्द बनाए रखना ही हिंदुस्तानी सियासत की खूबसूरती रही है। मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बात करें तो कई अहम मुद्दों पर दोनों के विचार दो ध्रुवों की तरह अलग अलग रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और शिष्टता में कभी भी दोनों अमर्यादित नहीं हुए। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने भले ही जेल में डलवाया, पर संबोधित उन्हें वो चाचा ही करती थीं। तो इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण ने ही सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन वो हमेशा इंदिरा बिटिया ही कहा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी और पीवी नरसिम्हा राव, इनके बीच में सियासी तल्खी ने कभी उनके व्यक्तिगत रिश्तों में गिरावट नहीं आने दी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की सियासी जंग जग जाहिर है, लेकिन नीतीश की पत्नी के निधन पर लालू का नीतीश के घर जाकर सांत्वना देना बहुत कुछ साबित कर जाता है। सियासत में वामपंथियों ममता बनर्जी और करुणानिधि, जयललिता जैसे दुश्मनों के कट्टर उदाहरण भी हैं, लेकिन व्यापक संदर्भों में हिंदुस्तान की सियासत विरोधी के लिए आदर और सहिष्णुता के लिए भी पहचानी जाती है। समय के लिए दिनेश गौतम। तो यहाँ सबसे पहले हम कुरैशी साहब के पास जाना चाहेंगे। कुरैशी साहब, हमने एक तस्वीर दिखाई और उसमें दिखाया कि कैसे विरोधियों को एक दूसरे के प्रति आदर, जो सम्मान सूचक शब्द होते थे वो इस्तेमाल होते थे, उसी तरह से राजनीतिक विरोधी होते थे। लेकिन आपने बहुत लंबा सिलसिला देखा है संसद का। संसद में तब ऐसे लोग भी चुनकर नहीं आते थे ना जैसे आजकल आते हैं। कितने अपराधी, कितने जिन्हें अगर हम कह सकते हैं ये भाषा तो हम कितने गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटर आ जाते हैं, तब ऐसा भी नहीं होता था। इसीलिए आज ये हाल है क्या? नहीं, उसको इन दो चीजों को जोड़ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि संसद के बाहर आपस में इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता नहीं कि ये ऑपोजिट पार्टीज के हैं, और उससे कि भाई सिर्फ जिनका बैकग्राउंड डुबियस है वही बदतमीजी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग इशू है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो आजकल जो जिस किस्म की बातचीत हो रही है वो जरा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही है, भद्दी है, और इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जब सख्ती करता है तो लोग शोर मचाते हैं, नहीं करता तो कहते हैं कि कमजोर है। और लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से भी कि उनकी टॉप लीडरशिप को भी चाहिए कि वो अपने सारे लीडर्स के ऊपर इसके ऊपर जरा सा अंकुश लगाएं, तो समझाएं कि भाई ऐसी आपत्तिजनक बात न क्या करो। टॉप लीडरशिप खुद ही तो इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी जिनकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की टॉप लीडरशिप भी ऐसी बातों में इन्वॉल्व है। बड़ी गलत, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है कि बड़ा इसमें
रिस्ट्रेंट रखना चाहिए और ये जो परंपरा है, जो मॉडल कोड ने खुद ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपना लिए बनाया हुआ कोड है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया हमारे इलेक्शन को देखती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात यहां पर ये है कि एक बार फिर उस पर लौटें कि अगर अदिति जी, उन्होंने कहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है उस पर हम वार करते हैं, प्रहार करते हैं, और बाकी लोगों से हमारा मतलब नहीं है, और वो अगर रिश्तेदारी में किसी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो ये उनका अपना मसला है। फिर उन्होंने वाड्रा को लेकर चुन चुनकर हमले क्यों बोले? क्योंकि वो भी तो वैसे पॉलिटिकल फिगर नहीं, मेरे ख्याल से उसमें एक फर्क है। वाड्रा में और प्रियंका में ये फर्क है कि वाड्रा ने अपनी परिवार में अपनी जगह को इस्तेमाल किया है धन की आपूर्ति में, मतलब पैसा कमाने में, ऐसा जाहिर हो रहा है। और ये साफ बात भी है कि अगर आप जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त के व्यापार में हैं, तो अगर उस जमीन का लैंड यूज डेफिनेशन चेंज हो जाता है और आप उससे पहले जमीन खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए तो मतलब भगवान छप्पर फाड़ के देगा। और इसी चीज पर मेरे ख्याल से इसी पर आरोप लगा। लेकिन विभाकर यहाँ पर तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, मार्केट में जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जिनको पहले से नॉलेज आरोप और उसकी जांच क्यों नहीं करवाई और उसकी जांच बाद में करवाएंगे, वो सब बात की बात है। वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन राजनीतिक विरोध की बात चल रही है। ये बात ठीक है कि प्रियंका कहती है कि मैं इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही प्रचार करती आई हूं, और ये बात टेक्निकली भी ठीक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी तो ये जानते हैं कि खड़ी तो वो उस जमीन पर है, अमेठी और रायबरेली में, लेकिन वो क्या नहीं कह रही हैं। वो मोदी के उन सब चीजों का जवाब दे रही है जो वो राष्ट्रीय स्तर पर कहते आए हैं। वो उसकी वजह सिर्फ इसलिए है कि अमेठी और रायबरेली में भी वो सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका सरोकार वहां से है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमेठी और रायबरेली हिंदुस्तान के मानचित्र से अलग है, और वहां के पॉलिटिकल ओपोनेंट तो है ना, वो परिवार से आगे। मेरी बात, जो मुद्दे हैं, अगर बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर महंगाई का मुद्दा है, अगर विकास का मुद्दा है, तो अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए भी वो मुद्दा है, और वो वही मुद्दा उठाया जा रहा है। और अगर जिस की बात होती है, जहां पे जिस भाषण में उन्होंने कहा है कि दरिया दिल इंसान की जरूरत होती है इस देश को चलाने के लिए, वहां पे उसी सिलसिले में और आगे भी उन्होंने कई भाषण दिए हैं। जब वो वोट की अपील करती हैं तो वो कहती हैं ये रायबरेली का सवाल नहीं है, ये अमेठी का सवाल नहीं है, ये राहुल का और सोनिया का सवाल नहीं है, ये विकास, महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं है, सवाल है देश का। आज आपको देश को बचाना है। तो वो कहीं न कहीं वो मुद्दे जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो उसको गौन करने की कोशिश करती हैं और देश के नाम पे मांगने की कोशिश करें कि वो जो विचारधारा के आधार पे वो करती है कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाए, आपकी जो भी परेशानी है उसको भूल जाए। राजीव गांधी जी ने 1984-85 में कुछ किया था, आज आप उसको पार हो 25 साल के बाद। वो ठीक है, वो इमोशनल कनेक्ट करने के अपने परिवार का हवाला देकर चीज को कर रही हैं, तो इसलिए वहां पे उसका रिवर्बरेशन। आम लोगों की बात भी थोड़ा देख लेते हैं कि सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी का होना ठीक है या नहीं। जब लोगों से पूछा गया तो क्या कहना है आम लोगों का, आइए देखते। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मुद्दों से दुश्मनी होनी चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी जो मेरी है, दूसरा जो जिसकी आइडियोलॉजी है, उसमें मुखालफत तो हो सकती है, लेकिन सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी के बड़े खराब परिणाम निकलते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी तो होनी नहीं चाहिए। हाँ देखिए, इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, मुद्दों पर इख्तलाफात हो सकता है, मुद्दों पर हो सकती है कि हमारे मुद्दे, हमारे विचार न मिल रहे हों, लेकिन विचारों को लेकर के हम अगर दुश्मनी पैदा करें तो वो तो ठीक नहीं है कम से कम राजनीति में। ये केजरीवाल साहब इसको लेके आए हैं, वो इसको लेके चले जाएंगे, इसी उलझन में ही वो चले जाएंगे। बाकी आज से पहले ना तो कभी व्यक्तिगत दुश्मनी हुई है, ना आगे होगी। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी होती है। वो क्यों होती है कि किसी कोई आदमी पद पर हो और उसने हेराफेरियां कर रखी हो, और जब चुनाव आएंगे और दूसरे का दाव लगेगा, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसने देश के साथ गद्दारी कर रखी है। तो व्यक्तिगत दुश्मनी भी इस वक्त निकाली जाती बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ बहुत ही आदर्श रहा है भारत की सियासत में ओपोनेंट्स को ट्रीट किए जाने के संदर्भ में। कुछ लोगों ने जरूर इस बारे में मानक स्थापित किए हैं, लेकिन इधर क्या इस बार इन चुनावों में तमाम बांध टूट रहे हैं और उसकी कोई खास वजह भी है क्या? क्या असल में जिस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये चुनाव
पूरा ताना बाना इसका बुना जा रहा है, क्या उसकी शख्सियत ऐसी है कि इस तरह के हमले हो रहे हैं, या फिर इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो उस व्यक्ति पर हमले कर रहे हैं? असल में उन्होंने ये तलखी बढ़ा दी है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी। हाजिर होगी। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। विरोधियों के प्रति सहनशीलता घटते हुए क्या इस बार के चुनाव में सबसे निचले स्तर तक आ गई है, और उस पर भी ऐसा करने का काम मोदी से ज्यादा उनके विरोधियों ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो नरेंद्र मोदी देश में हमेशा प्रशंसा से लेकर निंदा तक नंबर 1 राजनेता रहे हैं और उनके खिलाफ होने वाले शाब्दिक हमले भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अचानक मोदी के खिलाफ बोली जा रही भाषा और शब्दों के चयन ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। मोदी को अब तक मौत का सौदागर, हत्यारा, लफंगा, गुजरात का सितमगर, दंगाई, हिटलर की औलाद, मुसोलिनी, ईदी अमीन, गुजरात का कलंक, एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर, झूठा, फ्रॉड और न जाने क्या क्या कहा जा चुका है। चुनाव आगे बढ़ने के साथ साथ मोदी के विरोधियों में उन्हें भला बुरा कहने की प्रतियोगिता चल पड़ी है। अब मोदी विरोधी बयानों के ताजा तरीन नश्तर फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, ममता बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने चलाए हैं। मोदी जनसभा के लिए पश्चिम बंगाल उतरे तो डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि गुजरात के कसाई बंगाल में आसमान से उतरे हैं। ब्रायन ने यह भी कहा कि मोदी जब भाषण देते वक्त हाथ उठाते हैं तो हथेलियों से खून टपकता है। सलमान खुर्शीद को मोदी की आंखें राक्षस जैसी दिखाई देती हैं। फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा के अंदाज में कहा कि मानो मोदी पीएम बने तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा, साथ ही मोदी के समर्थकों को समुद्र में डूब जाना चाहिए। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। The butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. मोदी के खिलाफ जुबानी जंग में बड़े नेताओं की पूरी फहरिस्त है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद,
अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान मसूद, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, मायावती, शरद पवार, अजीत सिंह, ममता बनर्जी और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने मोदी पर निशाना साधा है। कहीं न कहीं मोदी के नाम पर दिखाए गए इस डर ने ही उनके कद में बढ़ोतरी भी की है। ये सारे बयान व्यक्ति आधारित ध्रुवीकरण को पोषण भी दे रहे हैं। बीजेपी मानती है कि नेताओं को दीवार पर लिखी इबारत साफ तौर पर नजर आ रही है और वो बौखलाहट में शिष्टाचार भी भूल रहे हैं। কি ভেবেছেন গুজরাটের নদী সে রক্তের নদী বইয়ে এসে গুজরাটের রক্তের নদী বইয়ে এসছে এখানে রক্তের সমুদ্র বইবে? আমরা বলেছিলাম ঔদ্ধত্য থাকা ভালো, সাহস থাকা ভালো, দুঃসাহস থাকা ভালো নয়। इस वक्त के जमाने में हिटलर या मुसोलिनी से ज्यादा चुनाव किसी ने जीते हों या ज्यादा आंकड़ों से जीते हों, लेकिन आज अगर आप उन दोनों व्यक्तियों को याद करते हैं तो उनके शासन में क्या हुआ कार्यकाल में, उसके आधार पर याद करते हैं, न कि कितने चुनाव वो जीते। इस तरह के इंसान नहीं है, जानवर, और जानवर के साथ वही सलूक होना चाहिए जितने सलूक से उसको रास्ते पे लाया जाता है। वैसे इससे पहले भी मोदी पर खून के प्यासे, जहर की खेती, जहर की राजनीति, जहर बांटने का काम, खून की होली जैसे जुमलों से कई बार आक्रमण हुआ है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक संस्कारों की सारी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अपशब्द ही आचार संहिता बन गए हैं। इसी का नतीजा है कि असल चुनावी मुद्दों का स्थान तीखी बयानबाजी ने ले लिया है। दरअसल बयानों से शालीनता झलके इसको किसी कानून में नहीं ढाला जा सकता। भाषा में शालीनता और सभ्यता सीधे संस्कारों से जुड़े गुण हैं। इसके लिए संसद में कोई विधेयक भी नहीं लाया जा सकता। एक व्यक्ति पर आधारित ऐसा ध्रुवीकरण शायद इससे पहले किसी चुनाव में देखने को नहीं मिला। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया। बद्री साहब, इस बार अगर ये कहा जा रहा है कि चुनावों में ये मिर्च, ये नीम बहुत ज्यादा है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं? नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बीजेपी के नहीं होते अगर, तो ये तलखी भी नहीं होती। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब विमर्श को शुरू किया तो पहले बहुत ऊंचाई से उन्होंने शुरू किया, डेवलपमेंट के सवाल को उठाया और बहुत बड़े सवालों के साथ शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उसको इतना नीचे ला दिया। अगर आप डिस्कोर्स की हिस्ट्री देखें इस इलेक्शन में तो उन्होंने बहुत नीचे ला दिया और उसके एक उन्होंने मैच का नियम सेट कर दिया, तो उसमें जो दूसरे भी आए उनको उसी मैच के नियम के तहत खेलना है। और इसमें लेकिन एक और बात है दिनेश जी कि जो उन्होंने प्रियंका को बेटी वाली बात कही, उसमें देखिए एक आरएसएस की विचारधारा भी उनके साथ है, जो नारी को घर के सीमाओं में ही रखना चाहता है, सारे संबंधों को पारिवारिक संबंधों से डिफाइन करता है और उसका पॉलिटिकल मीनिंग नहीं बनने देता। तो एक उसका निहितार्थ ये भी है। और जो तीसरी बात यह है कि जब इस तरह का जब सबको लगता है कि लो इज द पॉपुलर, यानी जो सबसे सस्ता बोल रहा है वही लोकप्रिय हो रहा है, तो दूसरा भी वही बोलना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा कहना है कि राजनेता का जो काम है वो सिविलाइजिंग मिशन का, सिविलाइज करने का काम है जनता को, समाज को, जो विमर्शों से किया जाना चाहिए। चुनाव सिर्फ वोट लेने की लड़ाई नहीं है, एक विमर्श क्रिएट करने का समय भी है जिसमें हम एक पूरी विचारधारा अपनी रखते हैं, विमर्श रखते हैं और उससे जनता को सुसंस्कृत भी करते हैं, जनता से सीखते भी हैं। लेकिन इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि सारी चीजें ये है कि किसी तरह से लोगों को उत्तेजित करके, आप ये मानते हैं कि ये जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स को यहां तक लाने के लिए मैच के नियम सेट करने का काम मोदी ने किया है। अरविंद, ये तो हम सभी देख रहे हैं कि तलखी बढ़ रही है, जहर बढ़ रहा है, शालीनता के बारे में बात करना भी शायद इस वक्त बेमानी लग रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या सिर्फ मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या मोदी चूंकि वहां पर हैं और मोदी सबको आते हुए दिख रहे हैं आंधी और सुनामी की तरह, इसलिए डिस्कोर्स इस हाल में पहुंच गया है? मुझसे पूछ रही है? अरविंद साहब से सवाल था ये। अरविंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? या आपसे सवाल पूछा था मैंने? अरविंद साहब से नहीं, लेकिन क्या ये अगर यहां मोदी नहीं होते विभाकर साहब और दूसरे, राहुल अमूमन सियासत में विरोधियों के ऊपर वैसी तलखी के लिए नहीं जाने जाते जैसा हाल के कुछ भाषणों में उन्होंने भी दिखाया है। प्रियंका ने भी इस बार सीधे सीधे जवाब दिया है। क्या ये असल में ये दिखा रहा है कि जैसा आपका ओपोनेंट होगा उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी भी वैसी तैयार करनी पड़ेगी?
नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने हल्के से मोदी को लिया, सभी लोगों ने। इनकी उम्मीद शुरुआत में ये रही, विमर्श की जो बात होती है कि जब से उसके आगे बढ़ने की बात हुई तो उनको लगा कि पहले घर के भीतर ही उसका विरोध होगा, एनडीए के भीतर विरोध होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एजेंडा अपना सेट किया, और वो लगातार, देखिए चुनाव के बारे में जो विश्लेषण जब हम लोग करते हैं, विमर्श की जो बात होती है, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन जब नोटिफाई कर देता है और तब से कैंपेनिंग नहीं होती है। फर्क ये रहा है कि उसने कैंपेनिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और उन्होंने ऐसे सारे मुद्दों को, जो देश जिस समय सवाल पूछ रहा है, हर जनता जो आप कह लीजिए उनके जहन में जो सवाल है, उसको बहुत हद तक अपनी समझ से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो परफेक्ट होगा, लेकिन अपने समझ से उन्होंने समझाने की, बताने की, अपने नजरिए को बताने की कोशिश की है। गवर्नेंस की बात को ले ले तो ये चीज कहीं और देखने को नहीं मिल रही। जो थोड़ा बहुत अगर कोई जवाब उस स्तर पे आके दे पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी उनके सारे ओपोनेंट्स, उनको सिर्फ कांग्रेस से नहीं जूझना पड़ रहा है, उनको बाकी सारी रीजनल पार्टी से जूझना पड़ रहा है। वहां से आपको गवर्नेंस का एक दूसरा कोई मॉडल नजर आता हुआ नहीं दिखता है। कोई बात वो कहते हुए नजर नहीं आते हैं। एक सवाल के साथ पूर्णिमा जी आपके पास आऊंगी कि ये हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि मोदी आगे हैं, मोदी ने इस खेल के, इस कैंपेन के, इस चुनाव के नियम सेट किए हैं, तो जो भी कुछ इस चुनाव में चल रहा है, चाहे वो डिस्कोर्स ही हो, चाहे वो शालीनता ही हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो, क्या मोदी वो सेट नहीं कर रहे? नहीं, थोड़ा सा मोदी जी की रिस्पांसिबिलिटी इसमें बाकियों से ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने कहां से की थी? 2G 3G जीजाजी, मां बेटे की सरकार, शहजादे, तो ये सारे संबोधनों से जब आप शुरू करते हैं तो फिर वो अगला अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसी हिसाब से तैयार रखता है और फिर अटैक वो उसी मोड में करता है। एक इसमें मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। 2004 के इलेक्शन हुए थे जिसमें कि वाजपेयी जी का चेहरा सामने रख के एनडीए ने लड़ा था चुनाव। उस वक्त हमको ये तलखी नहीं देखने को मिली थी। और उसके थोड़ा पहले आप जाइए, जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ था 2001 में, तो ये अटल जी ने पार्लियामेंट में स्पीच में ये मेंशन किया था कि सोनिया जी ने सबसे पहले उनको फोन किया, क्योंकि उन्हें शायद ये खबर मिली थी कि वो उस वक्त वहां हाउस में थे, तो उन्होंने पूछा कि आप तो कुशल हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उस वक्त जो एक पर्सनालिटी का डिफरेंस होता है, वो दोनों पॉलिटिकल राइवल ध्रुव विरोधी जिसको कहते हैं थे, लेकिन अपने पर्सनल रिश्तों में ये एक सोबराइटी ये माफिक भी आता है कांग्रेस को इस समय, अगर ये डिस्कोर्स बजाय गवर्नेंस के, अकाउंटेबिलिटी के अगर इस तरफ ले आया जाता है जिधर की ये जाता हुआ कई बार नजर आता है फैसल साहब, तो क्या ये ज्यादा माफिक, क्या जो जिम्मेदारी की बात अभी आप कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ज्यादा है, क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जिम्मेदारी किसी भी सूरत में उनसे कम है? देखिए दिनेश, ये समझ लिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चूंकि डेवलपमेंटल के फ्रंट पे या करप्शन के फ्रंट पे या गवर्नेंस के फ्रंट पे कांग्रेस शायद फेल हो रही थी और ऐसा परसेप्शन बन रहा था, इसलिए उनको ये सूट करता है, तो यहां ये देख लिए कि ये किसको ज्यादा सूट कर रहा है। अगर जिसको ज्यादा सूट करेगा वही ज्यादा करेगा। और अगर हम पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखें, जो प्रोफेसर बद्री भी कह रहे थे, तो शुरुआत से लेकर अभी तक ये ज्यादातर जो जितने अटैक या वर्बल ये हुए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों की तरफ से, या और प्रिसाइसली कहें तो बीजेपी की तरफ से हुए हैं। दूसरी बात यह कि यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा चर्चा हम लोग नरेंद्र मोदी की इसलिए करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। गिरिराज सिंह ने भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात कही, आजम खान ने भी ऑब्जेक्शनेबल बात कही, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी बहुत बुरी बातें कही। लेकिन चूंकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, चूंकि मोदी जी उस पार्टी से आते हैं जो ये दावा करती है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, चूंकि मोदी जी ये कहते हैं कि हम एक मर्यादा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उसी संस्कृति से जोड़ के ये कहते हैं कि बेटी तो बेटी होती है। जब इस तरह की एक चीज आप बना रहे हैं मॉडल, और उसके बाद जब आप नीचे लाते हैं चीजों को, तो ये सोचना होगा ये कि किसको ज्यादा सूट कर रहा है। टेप रिलीज किया गया, उसके पीछे क्या मंशा थी, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इस बात को समझ। लेकिन जो आप बात कह रही थी पूर्णिमा जी, इसमें ये दोनों जोड़ दें तो बात यह है कि किसको ज्यादा ऐसा करना सूट करता है। नहीं, एग्जैक्टली आप अगर कांग्रेस का कह रहे हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसको थोड़ा सोबर दिखना चाहिए था, तो जो अभी माहौल है और इतना लंबा पॉलिटिकल प्रोसेस ये चल रहा है, तो शायद अंत आते आते कांग्रेस को भी लगा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो उन्होंने वो एक बड़ी सीधी सादी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली अपनी। और इसको ऐसे देखिए कि आप कितना अटैक सहिएगा, आपके ऊपर अटैक होते होते कहीं ना कहीं एक बेस लाइन जो है, एक जो बेस लाइन है, यहाँ पे एक लगातार आप ये बात जो कह रहे हैं, बिल्कुल छोटे में ही कहूंगा मैं, ये लगातार सही बात है, अटैक होते हैं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ एक व्यक्ति ने अटैक शुरू किया, नहीं, ऐसा नहीं है, और सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। दिवाकर साहब जनता क्या कहती है वो भी देख लीजिए। दुश्मनी और अमर्यादा, फैसल साहब, दुश्मनी और अमर्यादा क्या इस चुनाव में सबसे ज्यादा देखने को मिली है? जनता इस पर ये कहती है।
इन चुनाव में मर्यादा तो कहीं रही नहीं है। किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जो अपनी मर्यादाओं को लांघा नहीं गया है, कोई सा भी दल हो। और ये सियासत के लिए कोई अच्छी वो नहीं शुरुआत नहीं, ये बहुत खराब हो रहा है जो भी हो रहा है। बहुत ज्यादा रही इस बार। जिस तरह की स्पीचेज हुई हैं नेताओं की जिन्हें हम संसद में भेजेंगे, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पर भी कहीं यही न चले आकर के जैसे लोग चुन के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं था इस साल का माहौल जो था। अमर्यादा बहुत देखने को मिली है। इतना कंपटीशन रहा कि तू शेर मैं सवा शेर, तू नीचे मैं ऊपर। सवाल यह कि इस तरीके की चीज हम तो कई बार यह कि मेरे ख्याल से लोगों ने जो इंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक के प्रोग्राम आते थे उसके बजाय ये टीवी लगाना शुरू कर न्यूज के लिए। जितना इंटरटेनमेंट हंसी इससे मिलती थी इतनी हंसी कहीं देखने को मिली और तमाम मर्यादाओं को इसको हटा दिया गया है। किसी भी चीज के लिए सब मर्यादाएं लांघ दी गई हैं। दुश्मनी ज्यादा देखने को मिली है। और जहां तक मर्यादा का सवाल है, मर्यादा को तो लीडरों ने खंड खंड कर दिया, तार तार कर दिया। तो आम लोग ये तो मानते हैं कि दुश्मनी हो रही है, मर्यादा तार तार हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि कॉमेडी इतनी देखने को मिल रही है, ये सब कॉमेडी ही लग रही है उन्हें चुनाव में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर कि क्या किसी का हालचाल पूछ लेना, कुशल क्षेम पूछ लेना अगर वो बीमार हो, या झुक के किसी के पांव अपने कहना चाहिए कि जो आप पे कमेंट करते रहे हो या जिनसे आपका विरोध हो पार्टी में, चाहे वो आडवाणी हो या केशुभाई हो, उनके सार्वजनिक मंच से पैर छू लेना, क्या ये शालीनता दिखलाता है या इसके अंदर कुछ और रीड किया जाना चाहिए? ब्रेक के बाद बात करें। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक धपकी है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नारा, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। असल में सियासत इसका भी नाम है कि दिल में आपके जो भी हो दिखाएं वो जो पॉलिटिकली आपको सूट करता है, लेकिन दिल की तो दिल ही जानता है। दिखावे में ही सही, क्या मोदी अपने विरोधियों के मुकाबले ज्यादा उदार नजर आए हैं और क्या विरोधी दरियादिली की सिर्फ बातें ही करते रह गए? मोदी कट्टर हैं, उन्हें सियासत के अपने विरोधी तो खटकते ही हैं, खुद अपनी पार्टी के विरोधियों को भी वो दर दर का कर देते हैं। शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई, आडवाणी का नाम लेकर उनके बारे में कही गई इन बातों को साबित करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर ये मान ले कि सियासत बरतने से ज्यादा दिखाने का नाम है, तो क्या ये बातें कुछ कहती हैं? मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं। मैं भी राजनीतिक स्तर पर बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध है, न वो मैं नकारते हैं न मैं नकारता हूं। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। चुनाव जीतने के बाद सियासी विरोधी केशुभाई पटेल को मिठाई खिलाना,
आडवाणी से कथित तल्खी के बाद सार्वजनिक मंच पर उनके पैर छूना, 56 इंच के सीने की जगह देश को दरिया दिल्ली से चलाने का मंत्र देने वाले प्रियंका ने अरुण नेहरू के देहांत पर अपने बेटे से ही उन्हें मुखाग्नि दिलवाकर इसी दरिया दिल्ली का परिचय दिया था। लेकिन सियासत में विरोधी के जीते जी सहनशीलता दिखा पाना क्या मुश्किल है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये भारतीय परंपरा और इससे भी जरा आगे हम जाकर कहें तो ये इंसानियत का तकाजा है कि कोई बीमार हो तो उसका हाल पूछ लिया जाए, या फिर कोई अपने से बड़ा हो तो उसके पांव छू लिए जाएं और गलती हो तो मान ली जाए। लेकिन मोदी ऐसा करते हुए नजर आते हैं। किसके साथ वो करते हुए नजर आता है ये भी देखना होगा। केशुभाई पटेल के उन्होंने पांव छुए, मिठाई खिलाई, जबकि दोनों आमने सामने थे। केशुभाई बहुत नाराज थे और वो जानते थे कि वो जगह जहां पे मोदी खड़े हैं वहां पे केशुभाई को होना चाहिए। और यही आडवाणी के साथ, आडवाणी हाशिए पे गए, इसका कारण मोदी सब जानते हैं और माना भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद सार्वजनिक मंच पर वो पैर छूते हैं। अरविंद, आपके पास आएंगे। इस इंप्रेशन, इस एक्सप्रेशन, इस शालीनता को आप क्या नाम देंगे? इसमें कुछ सियासत दिखती है या सिर्फ शालीनता है? देखिए, चुनावी माहौल में ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा निश्चित तौर पर है, तो सियासत कहीं ना कहीं जरूर है। लेकिन मोदी को ये एडवांटेज दिखाई पड़ता है कि वो क्योंकि जीतते हुए पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उदारता आसान हो जाती है। जब आप दूसरी पार्टीज को देख रहे हैं, ऑलरेडी एक ऐसा माहौल बन गया कि एकाएक कमजोर बीजेपी दिखती थी, कांग्रेस को एक संभावना दिख रही थी, थर्ड फ्रंट को संभावना दिख रही थी। एकाएक मोदी आते हैं, सिनेरियो बदल जाता है। कांग्रेस की नीचे से जमीन खिसक जाती है, थर्ड फ्रंट के लिए कोई जगह लगभग नहीं बचती है। ऐसे में तल्खी हारती हुई पार्टी, जिसको एकाएक हाथ से सब चीज निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, तल्खी हमेशा उधर ज्यादा होगी। और इसीलिए आपको अटैक्स दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक समस्या है कि वो जो इश्यूज है उस पर जा नहीं सकते हैं, वो वीक पॉइंट है उनका। तो सिर्फ रिटॉरिक बचता है और तल्खी बचती है। मुझे लगता है ये जो फर्क है, और इस कुछ समय पहले जो आपको सर्वेस दिख रहे थे उसमें ऑलरेडी मोदी को प्राइम मिनिस्टर लगभग डिक्लेयर कर दिया। तो जब सब कुछ आप हार जाते हैं तो तल्खी की संभावना बढ़ जाती है। कुरैशी साहब, इसमें क्या होगा? ये आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि ये एक वन ऑफ इलेक्शंस हैं जिसमें इस तरह की बातें ज्यादा बढ़ चढ़ गई, और ऐसे दिन आएंगे कि भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स फिर से मुद्दों पर लौटेगा, डेवलपमेंट पर लौटेगा, लोगों की बेहतरी के इश्यूज पर लौटेगा, या ये बढ़ता जाने वाला है? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए मॉडल कोड तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पालना करना भी उनका फर्ज बनता है। मैं समझता हूं इस इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को खुद इस पर गौर करना चाहिए, टॉप लीडरशिप को इस पे बैठ के विचार करना चाहिए कि मॉडल कोड जैसे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट को इस तरह नाकारा न करें, क्योंकि इलेक्शन को देखती है और इसके साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। चलिए, बार पहले आम लोगों की बातें भी देख लेते हैं कि जब हमने पूछा कि क्या मोदी गांधी परिवार के मुकाबले ज्यादा उदार नजर आते हैं, तो देखिए क्या कहना है आम लोगों का। बिल्कुल। किस तरह से आपको लगता है कि सेंसिटिव? किस तरह से लगता है, एक तो उनका जो भाषण अगर हम सुनते हैं तो एक अच्छी वो पॉजिटिवनेस आती है, तो अच्छा खासा, और आज की युवाओं में अच्छा प्रेरणा दे रहे हैं वो, तो बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। पेशेंस, मेरे ख्याल से मोदी में पेशेंस कम है, मतलब इतनी पेशेंस नहीं है। नहीं, गांधी परिवार से ज्यादा सहनशील नहीं है, पर गांधी परिवार भी अभी इतना सहनशील नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। वो कमेंट तो करते ही हैं, अगर गांधी परिवार एक बात करता है तो वो दो बातें ऊपर से सुनाते हैं उन्हें, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। बद्री साहब, बहुत संक्षेप में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो तब हुई थी जब उन्हें मौत का सौदागर कहा गया था। देखिए, एक जो तल्खी में कोई बात आती है तो उसका आप तल्खी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो मोदी की स्ट्रेटजी है वो है चिढ़ाना, वो एक मौकरी करते हैं, और जो मौकरी होती है वो आदमी को एकदम तिलमिला देती है। नहीं, जैसे उन्होंने मुलायम सिंह के लिए 56 इंच का सीना कहा, 56 इंच का जवाब 56 इंच दे सकता था कोई, लेकिन उन्होंने मौकरी किया, मौकरी से चिढ़ाना जो किया उसने बहुत जनरेट किया एक तरह का हीट इस इलेक्शन में। तो तल्खी नहीं है, बहुत उनकी जो स्ट्रेटेजी है, वो जो डिस्कर्सिव स्ट्रेटेजी है, वो एक तरह से चिढ़ाने वाली है। मतलब उनकी स्ट्रेटेजी के फेर में आ रहे हैं लोग, वो प्रोवोक करते हैं और लोग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें गलती किसकी है फैसल साहब?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि गलती किसी की है। हर आदमी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर आदमी अपनी सोची समझी जो नीति है उस पर चल रहा है और देख रहा है कि उसका रिजल्ट क्या है। आप आज की चर्चा का निष्कर्ष भी लगे हाथ बता दें। और मैं निष्कर्ष से जहां तक सवाल है, मुझे ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं है, हंगामा है क्यों बरपा। सीधी सी बात है कि प्रियंका गांधी ने इस बात को साफ करने की कोशिश की है कि हम लोगों के वैचारिक मतभेद बहुत अलग हैं। हम लोग दो घरानों की अगर बात करें या दो पॉलिटिकल जो अभी पोजीशंस हैं, पोल्स हैं, उनकी बात करें तो हम लोग बिल्कुल अपार्ट हैं, दोनों के मिलने का कहीं कोई संभावना नहीं है। और ये उदारता ना दिखाइए, उदारता जो आप दिखा रहे हैं वो करके दिखाइए, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। मुझे लगता है इस पर ज्यादा चर्चा जो हो रही है, मुझे लग रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा। ये एक जंग है, चुनाव एक जंग को की तरह देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर में वर्बल डुअल्स चल रही हैं, वर्बल डुअल जो हो रही है उसमें मिसाइल्स इधर से भी चल रहे हैं, उधर से भी चल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा उसमें मीनिंग अटैच करने की जरूरत नहीं है, तिल का ताड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये माहौल, इस चुनावी माहौल में सब कुछ चलता है, इसको यही रहना देना चाहिए। लेकिन विभाकर, क्या ये दोनों तरफ से पॉलिटिकल पोस्चरिंग है? इसके साथ निष्कर्ष आपका? पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, लेकिन एक बड़ा एजेंडा भी है कि उनके भाषणों में, उनके पूरे स्कीम में वो एक चीज की बात कहते हैं और पूरे देश में उस चीज के आधार पे महिलाएं उनके साथ जोड़ने की बात कहते हैं। महिलाएं उनके सेंटर में, उनके पूरे पॉलिसी में, और महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार की बात वो बार बार कहते हैं। और उसमें कहते हैं कि बेटियों को एजुकेशन में लाओ, आगे बढ़ के काम करो। और उसमें उसने बेटी को बेटी ही कहा है, और बेटी तो बेटी होती ही है, इससे किसको इंकार हो सकता है? भाई ये राजनीति है, ये सास बहू और साजिश नहीं है। तो हम क्यों बार बार इसको सास बहू और साजिश मान रहे हैं? और ऊपर से सियासत भी है। नहीं, बिसाइड्स वो महिला सुरक्षा के लिए एटीएस लगा देते हैं, शायद ये हम भूल गए। आखिर हम लोगों को शायद ये भी देखना चाहिए कि होना चाहिए विचारों का संघर्ष। तो कुछ नहीं बोलूंगा, एक नया अखाड़ा खुल जाएगा। दूसरा मुद्दा हो सकता है किसी और दिन के लिए। चलिए कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं। कुरैशी साहब, आज का निष्कर्ष? मेरे ख्याल में मॉडल कोड के डिग्निटी है उसको सबको बरकरार रखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के डंडे का इंतजार न करते हुए सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए। जी अरविंद साहब। देखिए, मोदी इस स्टेटमेंट में पॉलिटिकली करेक्ट दिखाई पड़ते हैं और जो जनता के बयान दिखाई पड़ रहे हैं, जो रिपोर्ट आपने दिखाई, उससे स्पष्ट है कि स्ट्रैटेजिकली भी ये बिल्कुल सही है मोदी के लिए और ये इसका शायद उनको लाभ मिलेगा। बद्री, आपका निष्कर्ष आखिरी? मैं अपने निष्कर्ष को प्रतीकों में अगर कहूं तो जैसे बूढ़ा थका हारा शेर जब हिरणी को बुलाता है तो बड़े प्यार से बुलाता है और फिर खा जाता है। लेकिन अगर मैं उसको सिद्धांतिक रूप से कहूं तो राजनीति में हर पर्सनल पॉलिटिकल होता है एंड पर्सनल इज पॉलिटिकल। चलिए, बूढ़ा थका हारा, क्या ये भी लागू हो सकता है? बहरहाल कहते हैं कि सार सार को गहके थोथे को उड़ा देना चाहिए। क्या लोग ये समझ रहे हैं? क्योंकि सियासत में कहा जा रहा था और ये भी अभी अदिति जी ने कहा कि यहां शायद वो शेर भी याद नहीं रखा जाता जिसका मंतव्य ये है कि दुश्मनी करो लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि कभी मिले तो शर्मिंदगी ना हो। यहां मिलने पर दोनों ही समझते हैं कि वो सिर्फ उस टारगेट ऑडियंस के लिए कहा गया था, लेकिन क्या टारगेट ऑडियंस इसको वैसे ही लेती है? बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।